गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग भाज्य संख्या के बारे में जानेंगे, जैसे इंग्लिश में कंपोजिट नंबर्स कहा जाता है। भाज्य संख्या या इंग्लिश में से कंपोजिट नंबर्स बोलेंगे। सभी लोग लिखेंगे इसे। भाज्य संख्या क्या होती है? वैसी संख्या जिसके दो से अधिक गुणनखंड होते हैं। जिस भी संख्या का दो से ज़्यादा गुणनखंड होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? भाज्य संख्या। आप लोगों ने कल अभाज्य संख्या देखा था। अभाज्य संख्या जो जैसे 17 जो खुद से कटे, 17 से कटे और 1 से कटे, ऐसा संख्या जो खुद से कटे और 1 से कटे उसको अभाज्य संख्या बोलते हैं। लेकिन वैसा संख्या जो जिसके दो से अधिक गुणनखंड होते हैं, मतलब देखिए ये 17 का दो गुणनखंड हुआ, तो यदि सिर्फ दो गुणनखंड हुआ तो अभाज्य। लेकिन यदि दो से अधिक गुणनखंड, जैसे 6 ले लीजिए, 6 किससे किससे कट रहा है? देखिए स्टूडेंट्स, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 6 से कटेगा। तो 6 इतनी संख्याओं से कट रहा है, 1 2 3 6, अर्थात इसके गुणनखंड की संख्या 2 से अधिक हुई ना। 2 से अधिक गुणनखंड हो गए यदि, तो ऐसे संख्याओं को हम लोग क्या बोलेंगे? भाज्य संख्या। ऑल राइट, चलिए इसको नोट कर लेंगे आप लोग। और इसे में आप लोग एक चीज सिंपली देख सकते हैं कि जो भी हमारे पास भाज्य संख्या होती है उसको आप लोग दो संख्या के गुणनफल के रूप में दिखा सकते हैं। जैसे 6 है, 6 एक भाज्य संख्या या कंपोजिट नंबर है। इसका अर्थ है कि 6 को हम लोग 2 गुना क्या लिख सकते हैं? 3। 6 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुना 3, दो संख्या का गुणनफल हो गया तो भी वह भाज्य संख्या हो गया। 20 है, 20 को 2 गुना 5 लिख सकते हैं तो यह भाज्य संख्या है। चलिए इतना लिख लेंगे सभी। समझ में आ गया होगा कि भाज्य वैसी संख्या होगी जिसके 2 से अधिक गुणनखंड होंगे, अर्थात जिसको अब जो है गुणा के रूप में दो अलग अलग संख्याओं के या 2 से अधिक संख्याओं के गुणा के रूप में दिखा सके। और अभाज्य वैसा होगा जिसका और गुणनखंड संभव नहीं है, वह खुद से कटता है, 1 से कटता है। चलिए क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन पूछा जा रहा है अभी, व्याख्या करें कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 भाज्य संख्या क्यों है। तो ये शो करना है आपको कि ये जो संख्या है पूरी की पूरी, ये एक कैसी संख्या है? भाज्य संख्या। क्यों है ये बताना है। तो अभी आप देख चुके हैं भाज्य संख्या कब हो सकता है? जब किसी संख्या को दो संख्या का गुणनफल के रूप में लिखते हैं तो वह भाज्य हो जाता है। अब इस संख्या को देखिए स्टूडेंट्स, 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 बराबर, इसमें कितने पद हैं? पद या टर्म बोलते हैं हम लोग। तो इसमें 2 पद हैं। देखिए ये सारे गुना वाले पद एक पद कहलाएंगे, ये सभी एक पद हुआ और ये दूसरा पद हुआ। यहाँ 13 के साथ कुछ नहीं है तो गुना 1 छिपा हुआ है। एक पद ये पूरा हुआ, 7 गुना 11 गुना 13, और दूसरा पद 13। तो इन दोनों पदों से क्या कॉमन निकाल सकते हैं? 13। कॉमन क्या आ जाएगा? 13। देखिए इस पहले पद से हमने 13 कॉमन निकाल लिया तो भीतर बचा 7 गुना 11 प्लस 13 से 13 निकाल लिया तो कुछ नहीं बचा, तो क्या लिखते हैं? 1। तो आप बोल सकते हैं 13 गुना, यहाँ जो भी आएगा गुना होके कोई ना कोई संख्या जरूर बनेगी। आप चाहे तो सॉल्व करके भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसको लिखना जरूरी नहीं है, बस हम लोग यहाँ लिख देंगे 13 गुना, ये जो भी सॉल्व होके आएगा कुछ ना कुछ वह एक संख्या होगी। तो वह एक संख्या होगी तो हम लोग इसको लिखेंगे 13 गुना एक संख्या। अर्थात आप सोचिए इस संख्या को हमने दो संख्या का गुणनफल के रूप में दिखा दिया, एक 13 और एक कोई भी संख्या जो भी इसको सॉल्व हो गया है वो संख्या होगी। तो इस तरीके से यदि कोई भी दो संख्या का गुणनफल हो गया, कोई संख्या दो संख्या का गुणनफल हो गया, तो वह संख्या कैसी संख्या होती है? भाज्य संख्या। तो ये संख्या भी दो संख्या का गुणनफल हो गया, इसीलिए इसको क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स? कौन सी संख्या है? भाज्य संख्या। यह सिद्ध करना था, प्रूव करना था या व्याख्या करना था, लिख देना ऐसे। चलिए ये आप लोगों के लिए होमवर्क भी है। सवाल देखिए, सेम सवाल है, व्याख्या करें कि निम्न संख्या भाज्य क्यों है। तो पहला सवाल है 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5। दूसरा सवाल है 3 गुना 17 गुना 19 प्लस 17। तो अभी आप समझ चुके हैं भाज्य दिखाने के लिए इस दोनों संख्याओं को दो संख्या के गुणनफल के रूप में दिखाना है। आप देख सकते हैं पहले वाला से क्या कॉमन आएगा, गेस कर सकते हैं।
ये पूरा पद हुआ, ये दूसरा पद हुआ, तो इससे 5 और इससे 5 कॉमन आएगा और उस तरीके से लेके निकालेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं 17 कॉमन आएगा। वीडियो पॉज करके क्वेश्चन नोट कर लीजिए और स्पेस छोड़ दीजिएगा, बाद में इसको बना के ग्रुप में पोस्ट करना। चलिए स्टूडेंट्स देखिए, दो संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम में क्या संबंध होता है इसे जानना है। ध्यान रखेंगे ये एचसीएफ और एलसीएम का संबंध जो है वो केवल दो संख्या पर कार्य करता है। यदि 3 या 3 से ज़्यादा संख्या के लिए एचसीएफ एलसीएम निकाल रहे हैं तो ये रिलेशन वहाँ काम नहीं करता है। पहली बात, स्पष्ट बात ये समझ में आनी चाहिए, कितने के लिए काम करता है? दो संख्या के लिए। यदि आप दो संख्या के एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं, आप लोग कल सीख चुके हैं अभाज्य गुणनखंड से कैसे एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं, तो इसमें एक संबंध होता है, एक रिलेशन होता है। क्या रिलेशन है? देखिए कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, वो जो है हमेशा एचसीएफ इंटू एलसीएम के बराबर होगा। पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। इस संबंध में कोई तीन चीज मान लीजिए आपको दिया है, एचसीएफ दिया है, एलसीएम दिया है, दूसरी संख्या दी गई है, पूछ लेगा पहली संख्या निकालिए, तो पहली संख्या को x मान के आप निकाल सकते हैं। ऐसा एग्जाम्पल अभी आगे बताया जाएगा। लेकिन ये बात कि ये संबंध केवल तभी काम करता है जब दो संख्याएं दी गई हो, तीन संख्या या तीन से ज्यादा संख्या के लिए ये कार्य नहीं करता है। मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, क्वेश्चन लेता हूँ। चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है कि अभाज्य गुणनखंड से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें और सिद्ध करें कि संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल का मतलब पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, वो जो है एचसीएफ गुना एलसीएम के बराबर होता है। ये आपको सिद्ध करना है। तो पहला काम है एचसीएफ एलसीएम निकालना और दूसरा काम है इस फॉर्मूला को सिद्ध करना। चलिए सॉल्यूशन पर आते हैं। आपको पता है कौन सा विधि लगाना है अभी? अभाज्य गुणनखंड। तो पहले हम लोग 26 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 26 2 से कट जाएगा स्टूडेंट्स 13 बार में, और 13 से कटेगा एक बार में। 91 देखिए, 91 7 से कट जाएगा 13 बार में, और फिर 13 से कटेगा एक बार में। तो 26 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुना 13, और 91 को लिख सकते हैं 7 गुना 13। ऑलराइट, अब देखिए आप लोग सीख चुके हैं कल एचसीएफ कैसे निकालते हैं। याद कीजिए, तो एचसीएफ का रूल था कि जो कॉमन होता है उसका लोवेस्ट पावर लेते हैं। इनमें देखिए कॉमन 13 दिख रहा है और लोवेस्ट पावर यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तो कम वाला भी 1 ही हुआ। तो एचसीएफ 13 का पावर 1, या सिर्फ क्या ले सकते हैं 13। तो आंसर एचसीएफ 1 हो गया। एलसीएम देखिए स्टूडेंट्स, एलसीएम में मैंने बताया था एलसीएम का रूल होता है सभी फैक्टर्स का हाईएस्ट पावर, सभी फैक्टर्स का हाईएस्ट पावर। सभी का मतलब यहाँ से यहाँ पूरे देखना है। पहला फैक्टर 2 है तो 2 का पूरे में देखिए 2 का हाईएस्ट पावर 1 ही है, तो 2 का पावर 1 या सिर्फ 2 लिखेंगे। 13 देखिए, 13 2 बार है लेकिन दोनों में पावर 1 है, तो 13 ले लेंगे। और उसके बाद 7 है, 7 ले लेंगे। फिर जो है 13 है, ये 13 तो ऑलरेडी आ चुका है, उसको नहीं लेना है। आप इसको गुना कर सकते हैं। 13 गुना 2 कितना हो गया? 26 गुना 7, 26 गुना 7 कीजिए तो ये हो जाएगा आपका 182। ये आंसर हो। चलिए इतना करने के बाद इससे हमने एचसीएफ एलसीएम निकाल लिया। अब हमारा काम है कि चेक करने, बोल रहे ना कि सिद्ध करें कि संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुना एलसीएम होता है। तो अब आप लोग इसके बाद यहाँ से लिखेंगे चेक। तो चेक करने में पहले हम लोग क्या निकालेंगे स्टूडेंट्स? संख्याओं का गुणनफल, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसे, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। ध्यान देंगे संख्या की बात हो रही है, तो संख्या 26 और 91 है, तो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, इसको सॉल्व करेंगे तो 26 गुना 91, 26 गुना 91 हो जाएगा। आप इसको गुना करके निकालिए तो इसका आंसर आता है 2366। मैंने डायरेक्ट लिख दिया, आप लोग गुना करके निकाल सकते हैं। पहली संख्या गुना दूसरी संख्या इतना हो गया। अब हम लोग पहली संख्याओं का गुणनफल यानी पहली संख्या गुना दूसरी संख्या किसके बराबर शो करना है? एचसीएफ गुना एलसीएम।
तो नीचे आप फिर HCF गुना क्या निकालेंगे, LCM। HCF देखिए कितना आया है आपके पास, HCF आया हुआ है 13 गुना, LCM कितना आया है 182। इन दोनों को भी गुना कीजिए तो भी आपको सेम रिजल्ट मिलेगा 2366। आप लोग गुना करके चेक कर सकते हैं। तो फाइनली हमने देखा कि दोनों संख्या का गुणनफल या बोल सकते हैं संख्याओं का गुणनफल किसके इक्वल है, HCF गुना LCM। अतः करके आप लोग यहाँ पर मैं थोड़ा इरेज कर दे रहा हूँ, आप लोग यहाँ लिख देंगे अतः संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू क्या हो जाएगा, HCF इंटू LCM, और यहाँ लिखेंगे प्रूव्ड। ऑलराइट, तो ये समझ में आ गया होगा कि आपको इसमें क्या क्या करना है और कैसे करना है। संख्याओं का जो गुणनफल हुआ वो किसके इक्वल हमने शो कर लिया, HCF गुना LCM। फिर से बता रहा हूँ, ये केवल दो संख्या जब रहे तभी काम करता है ये रूल, सभी संख्या के साथ ऐसा काम नहीं करता है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि हमने पहले दोनों संख्या को अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF LCM निकाला, फिर दोनों संख्या का गुणनफल निकाला, और फिर दोनों संख्या का HCF और LCM का गुणनफल निकाला। यह चूंकि दोनों बराबर आ गया तो अतः हम लोग लिख देंगे कि संख्याओं का गुणनफल या पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर HCF गुना LCM। यही प्रूव करना था। अब कुछ क्वेश्चन इस पर मैं दे देता हूं जिसे आप लोग बना के पोस्ट करेंगे। चलिए, ये 3 क्वेश्चन है, इन तीनों में भी आपको वही करना है कि तीनों सवाल में HCF और LCM निकालना है, और आपको चेक करना है कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो HCF गुना LCM के बराबर होता है। यानी जो पिछले सवाल में 1 नंबर सवाल में किया वही काम आपको 2, 3 और 4 नंबर सवाल में करना है। इसको सॉल्व करके आप लोग ग्रुप पर पोस्ट करेंगे। क्वेश्चन नोट कर लेंगे सभी। ये 391 है। चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देंगे। सवाल क्या है, HCF ऑफ, ब्रैकेट में है तो इसको ऑफ पढ़ते हैं, HCF ऑफ 306 एंड 657 इक्वल टू 9। मतलब 306 और 657 का HCF ये सवाल में दिया हुआ है कि 9 है। ये 9 क्या है, HCF किन दोनों का HCF है, 306 और 657 का। मतलब ये दो संख्या है, इन दोनों संख्या का HCF 9 है। तो आपको LCM ऑफ 306 एंड 657 निकालना है, मतलब इन दोनों का LCM निकालना है। तो आप देखिए यहाँ पर एक तरीके से आपके पास HCF है, LCM निकालना है, लेकिन दोनों संख्या आपके पास दी गई है। तो इसको निकालने का तरीका काफ़ी आसान है। आप लोगों ने अभी देखा हुआ है कि पहली संख्या गुना क्या होता है स्टूडेंट्स, दूसरी संख्या, बराबर क्या लिखते हैं हम लोग, HCF गुना LCM। अब आप देख सकते हैं यहाँ दो संख्या की जो बात हो रही है, कौन कौन सी संख्या है, पहली संख्या 306, दूसरी संख्या 657। तो पहली संख्या के स्थान पर हम लोग कितना लिखेंगे, 306, दूसरी संख्या के स्थान पर 657 बराबर HCF। देखिए HCF का मान तो आपको पता है 9 गुना LCM। अब यदि हम लोग LCM फ्री करेंगे तो 9 इधर गुना में है, इधर जाके भाग में जाएगा। मैं उल्टा लिख रहा हूँ, इधर मैं लिखता हूँ LCM, तो ऊपर 306 गुना 657 और बटा कितना लिख देंगे स्टूडेंट्स, 9। अब 9 से किसी को भी कटा सकते हैं, 306 को भी कटा सकते हैं, 657 को भी कटा सकते हैं। मैं फिलहाल 657 को कटा दे रहा हूँ। 9 से 7 बार में 63 हो जाएगा, 63, तो कितना बच जाएगा, 2, 27, 9 तिया 27। तो LCM का जो मान आया 306 गुना 73 आया। इसको गुना कीजिए स्टूडेंट्स, मैं डायरेक्ट नंबर डाल रहा हूँ 22338, ये हमारा आंसर होगा। ऑलराइट, तो ये सवाल समझ में आया होगा कि आपके पास दो संख्या थी, दोनों का HCF मालूम है तो दोनों का LCM निकालना है। तो इसके लिए हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे जो हमने पढ़ा है अभी, कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर HCF गुना LCM, और इसमें जिसका वैल्यूज दिया हुआ है उसको डाल देंगे और बाकी का आपका ये सॉल्व होके निकल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, ये दोनों क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करके ग्रुप में पोस्ट करना है। क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। यहाँ दिया गया है HCF ऑफ
दो नंबर्स है 779 एंड 1197, इन दोनों का एचसीएफ 19 है। तो एलसीएम आपसे पूछ रहा है उन्हीं दोनों का एलसीएम क्या होगा। तो आपको पता है क्या करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल या प्रथम संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। ये फर्स्ट संख्या हो गया, ये दूसरी संख्या, एचसीएफ पता है 19, एलसीएम मालूम नहीं है, वो आप निकाल लेंगे। और इसका आंसर यहाँ लिखा हुआ है 49,077, 49077। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एचसीएफ ऑफ एक्स और 1428, दो संख्या एक्स और 1428 का एचसीएफ मालूम है 84। एलसीएम ऑफ एक्स और 1428 इतना है 244,188, राइट। तो आपको क्या निकालना है, एक्स निकालना है। तो आप जानते हैं इसमें भी पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। पहली संख्या एक्स, दूसरी संख्या 1428, एचसीएफ 84, एलसीएम के जगह पर ये नंबर रखेंगे और उसको सॉल्व करेंगे तो एक्स का वैल्यू निकल जाएगा। इसका आंसर 14,364 है। आप लोग इसको बना के ग्रुप में पोस्ट करेंगे। चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी मैदान के चक्कर लगाने में ए को 12 मिनट और बी को 18 मिनट लगता है। अर्थात कोई मैदान है, मान लीजिए वृत्ताकार मैदान है, तो ए जब शुरू करता है तो 12 मिनट में कंप्लीट चक्कर लगा लेता है, बी 18 मिनट में कंप्लीट चक्कर लगाता है। सवाल है आगे, दोनों एक ही समय पर चक्कर लगाना शुरू करते हैं, एक ही समय पर एक साथ चक्कर लगाना शुरू करते हैं। मान लीजिए कोई पोजीशन है, ये कोई पॉइंट है, यहाँ से ए भी शुरू कर रहा है और बी भी शुरू कर रहा है, दोनों एक साथ चक्कर लगाना शुरू करता है। आपको पता है ए तो 12 मिनट में लगा लेगा, बी 18 मिनट में लगाएगा। तो सवाल ये है कि कितने समय बाद दोनों फिर से प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, मतलब इसी स्थान पर दोबारा कब मिलेंगे, कितने टाइम के बाद मिलेंगे। क्योंकि ए जो है 12 मिनट में ही चक्कर लगा लेगा, जबकि बी 18 मिनट में लगा लेगा, तो वो थोड़े समय बाद ही दोनों एक साथ फिर से इसी जगह पर मिलेंगे। वो समय कौन सा होगा। ऐसे सवाल ऑब्जेक्टिव में लगभग हर साल पूछा गया है और ये ऑब्जेक्टिव के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है। क्वेश्चन देखने में लॉन्ग है, लेकिन केवल इसमें एलसीएम निकालना है, तो इसीलिए यह जो है ऑब्जेक्टिव में ही पूछा जाएगा। तो आप लोग बस यहाँ सॉल्यूशन में ऐसा लिखेंगे कि यदि फिर से मिलने की बात है, कितने समय बाद फिर से मिलेंगे, तो इसके लिए आपको दोनों टाइम का एलसीएम निकालना होगा। दोनों टाइम का क्या करना होगा, एलसीएम। और किस प्रोसेस से, अभाज्य गुणनखंड विधि से। ये लिखा हुआ नहीं है, लेकिन चूंकि हमारा सिलेबस में अभाज्य गुणनखंड विधि से ही एलसीएम निकालना है, इसलिए हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि का ही प्रयोग करेंगे। तो आप लोग सवाल को, सॉल्यूशन को ऐसे लिखेंगे, इसके लिए हमें दोनों समय का एलसीएम लेना होगा या एलसीएम ज्ञात करना होगा। क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, इसके लिए हमें दोनों समय का एलसीएम ज्ञात करना होगा। और फिर उसी तरीके से 12 का फैक्टर करेंगे, फिर 18 का फैक्टर करेंगे, फिर दोनों को लिख देंगे और फिर दोनों का क्या निकाल लेना है, एलसीएम निकाल लेना है फैक्टराइजेशन मेथड से, अभाज्य गुणनखंड से। ध्यान रखेंगे इसमें एचसीएफ निकालने का काम नहीं है, केवल क्या निकालना है, एलसीएम। जो भी एलसीएम आएगा उतना ही मिनट हमारा आंसर होगा। ऑलराइट, चलिए इसको आप लोग सॉल्व कर लेंगे और ग्रुप में डालेंगे। अगला सवाल देखेंगे स्टूडेंट्स, 3 धावक समझते हैं आप लोग, रनर जो दौड़ता है, वे लोग 24 किलोमीटर लंबे वृत्ताकार पथ पर एक ही दिशा में दौड़ रहा है। वही बात है, वृत्ताकार पथ पर 24 किलोमीटर का पथ है, तीनों आदमी दौड़ रहा है। ये भी पहले सवाल के तरह ही है। अब इसमें क्या बताया गया है कि उनकी चाल 4,6,8 किलोमीटर प्रति घंटा, अर्थात पहले की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरे की 6 और तीसरे की 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। सवाल वही है कि कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। स्टूडेंट्स, अभी आप लोगों ने पिछला सवाल जो देखा उसमें ध्यान दीजिए क्या दिया हुआ है। पिछला सवाल कॉपी पर आप लोग देख सकते हैं, कॉपी पर निकाल के देखिए। उसमें हमारे पास डायरेक्ट समय दिया हुआ था कि एक आदमी 18 मिनट, एक आदमी 12 मिनट में दौड़ सकता है। लेकिन ध्यान दीजिए क्या यहाँ समय है, नहीं है। आपके पास यहाँ लंबाई है, पथ की लंबाई 24 किलोमीटर और चाल है। जबकि कितने प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, कितने समय बाद मिलेंगे, इसके लिए आपको समय का एलसीएम लेना है।
तो यहाँ पर तो समय नहीं है, तो हमारा पहला काम होगा समय निकालना। पहला काम क्या होगा स्टूडेंट्स? समय निकालना। तो तीनों का अलग अलग समय निकालेंगे, ध्यान देंगे कैसे। हम लोग लिखेंगे प्रथम धावक का समय। प्रथम धावक का समय, सभी को पता है समय का सूत्र होता है, जो सूत्र है दूरी बटा 4। बहुत अच्छा, याद होगा सभी को। समय का सूत्र क्या है स्टूडेंट्स? दूरी बटा 4। देखिए तीनों के लिए दूरी तो सेम है, 24 किलोमीटर। दूरी कितनी है? 24 बटा पहले की चाल कितनी है? 4 किलोमीटर प्रति घंटा। आप इसको कटा देंगे तो 6। ये चूंकि समय का बात है तो 6 किस में लिखाएगा? घंटा में, अर्थात 6 घंटा प्रथम धावक का समय होगा। इसी तरीके से बताइए दूसरे का समय क्या होगा? दूसरे का समय दूरी तो वही 24 रहेगा, और दूसरे का ये देखिए चाल है 6, इसको कटाएंगे तो 4 घंटा मिलेगा। इसी तरीके से तीसरे का समय निकालेंगे। तीसरे का समय स्टूडेंट्स देख सकते हैं 24 बटा कितना लिखाएगा? 8। 24 हमारा दूरी हुआ, 8 चाल हुआ, घटाएंगे तो 3 घंटा। तो अब देखिए कि हमने तीनों का समय निकाल लिया। अब इन तीनों समय का क्या करना है? एलसीएम लेना है, वही आपका आंसर होगा। तो आप लोग लिखेंगे अब हमें तीनों समय का क्या निकालना है? तीनों समय का एलसीएम ज्ञात करना है। एलसीएम ज्ञात करना है। अब हमें तीनों समय का एलसीएम ज्ञात करना है। ऑलराइट, तो 6, 4 और 3 का एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने का तरीका आपको फिर से मालूम है कि आपको तीनों का फैक्टर करना है, और फैक्टर करने के बाद उसका एलसीएम प्रोसेस अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम निकालना है। तो आगे का सवाल इसको आप लोग सॉल्व करके फिर पोस्ट करेंगे। ये सवाल कंप्लीट नहीं है, इसका पूरा आंसर जो आएगा वो आएगा 12 घंटा, अर्थात इन तीनों का एलसीएम 12 आएगा। उसको आप लोग बना के ग्रुप में पोस्ट करेंगे। आज का लास्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स देखिए कि क्या सवाल है। 3 घंटियां 6,8 और 10 सेकंड के अंतराल पर बजती है, अर्थात 3 घंटी है, एक घंटी हर 6 सेकंड बाद बजता है, दूसरा घंटी हर एक 8-8 सेकंड पर बजता है, और तीसरा घंटी हर एक 10-10 सेकंड पर बजता है। बात समझ में आ गई? आगे बोल रहा है कि यदि वे एक साथ बजना शुरू करें तो कितने समय के बाद वे पुनः एक साथ बजेगा। तो देखिए, जो मान लीजिए एक साथ बजना शुरू करे तो एक साथ सब बजा, जबकि पहला घंटी तो अब 6 सेकंड में ही बज जाएगा, लेकिन दूसरा घंटी 8वां सेकंड में बजेगा, और तीसरा घंटी 10वां सेकंड पर बजेगा। तो आगे तो सभी एक साथ नहीं बजेगा सीधे पहली बार में, लेकिन कहीं ना कहीं जाके वो फिर से दोबारा एक साथ बजेगा। तो वो कितने समय बाद फिर से एक साथ बजेगा, ये आपको ज्ञात करना है। समझ में आ गया होगा कि ऐसा निकालने के लिए कि कितने समय बाद फिर से ऐसा ही होगा, तो इसके लिए आपको एलसीएम लेना होता है। और किसका लेना होता है? समय का। तो यहाँ तो ऑलरेडी समय दिया हुआ है आपके पास, समय निकालने की जरूरत नहीं है, यहाँ लिख देंगे। इसके लिए हमें क्या ज्ञात करना होगा स्टूडेंट? एलसीएम ज्ञात करना होगा। चलिए, तो एलसीएम बस वही आप लोग 6 का एलसीएम निकालेंगे, 6 का फैक्टर करेंगे, फिर 8 का और फिर 10 का, तीनों का फैक्टर करके सॉल्व कीजिए, और उससे आप लोग क्या निकाल लेंगे? एलसीएम। एलसीएम जो भी आएगा वो सेकंड में आएगा। एलसीएम जो भी आएगा वो किस में आएगा स्टूडेंट? सेकंड में। अब उस सेकंड को मिनट में बदलने के लिए 60 से भाग दे देंगे। एलसीएम मान लीजिए आपके पास 240 आ गया सपोज, और इसको हम लोग 60 से भाग दे देंगे तो यह 4 बज जाएगा ना, तो मतलब 4 मिनट हो जाएगा। तो ऐसा ही जो भी आपके पास आंसर आएगा वो सेकंड में आएगा, और उसको मिनट में बदलने के लिए आप लोग 60 से भाग दे देंगे। तो इसका आंसर है स्टूडेंट्स 2 मिनट। आप लोग इसको भी बनाकर ग्रुप में पोस्ट करेंगे। आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है।